हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त चल रहे होंगे। हम लोग क्या देख रहे हैं? हम लोग देख रहे हैं पीजीटी का पेपर। और पीजीटी का किस सन का पेपर है? तो 2013 का, यानी 2013 का 23 लिख रहा है, ठीक। 2013 का पेपर है, ठीक है। हम लोग इसका 50% कर चुके हैं, यानी 70 क्वेश्चन तक कर चुके हैं। 71 से इस वीडियो में देखेंगे, इस पार्ट में देखेंगे, ठीक है। उसका एक्सप्लेन नहीं हुआ था, केवल आंसर ही पढ़ करके हम लोग रह गए थे। अच्छा नहीं, आप लोगों का होमवर्क मैंने दिया था, अब याद आया। आप लोगों का क्या था? होमवर्क था, लेकिन आज तो इसे हम लोग जरूर पढ़ेंगे। फिलहाल जो लोग नए जुड़ करके मुझसे तैयारी करना चाह रहे हैं, आज नए आए हैं पहली बार, या जो लोग पुराने हों इसी तरीके से पढ़ रहे हो, चलो ठीक है, ये भी आएंगे, पढ़ेंगे, चले जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो और विधिवत रूप से बैठ करके 10:40 पे और 6 PM पे आप लोगों का वीडियो अपलोड होता है। 10:40 पे आकर के प्रीमियर में आंसर किया करें। 6 PM वाला तो क्लास क्या होता है, वन लाइनर होता है या तो थ्योरी होती है, ठीक है। वहां पे एमसीक्यू टाइप कुछ नहीं होता है। किस टॉपिक पे चाहिए, क्या चाहिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता भी सकते हैं, ठीक है। तो चैनल को क्या करते, लाइक करते, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। शेयर भी कर दिया करें ताकि और भी बच्चों के पास पहुंच जाए वीडियो, जो भी जरूरतमंद हो। तो फिलहाल जो कल का क्वेश्चन था, कल का क्या क्वेश्चन था कि पुरकिंजे तंतु कहाँ पाई जाती है, हमारे किस भाग में पाई जाती है, किस अंग में पाई जाती है। तो पुरकिंजे तंतु जो है हृदय में अवस्थित होते हैं। ये तंतु हृदय में एक नेटवर्क की भांति कार्य करते हैं। यह हृदय की एंट्री एंट्रियोवेंट्रिकुलर नोड्स, यानी जिसे एवीएन नोड्स कहते हैं, ठीक है, से उत्पन्न संवहन सिग्नल को ग्रहण करते हैं। साथ ही दाएं और बाएं निलय को उद्दीप्त करते हैं, जिससे हृदय को रक्त के पंप करने में सहायता मिलती है, ठीक है। उद्दीप्त मतलब किसी को चिढ़ाना, प्रपोक करना, ठीक है। यही क्या है, उद्दीप्त करना या स्टिमुलेट करना, ठीक है, जो हार्मोन करते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर करते। 71 क्या है क्वेश्चन? तीव्रता दर्शाता है। ऑप्शन ए चमकीलापन या गाढ़ापन, ऑप्शन बी गहरापन या गाढ़ापन, ऑप्शन सी चमकीला या धुंधलापन, ऑप्शन डी गाढ़ापन या धुंधलापन। आप लोग आंसर कर दे। 71 का क्या हो जाएगा कि तीव्रता क्या दर्शाता है? आप आंसर कर रहे हो मैम, तीव्रता दर्शाता है चमकीलापन या धुंधलापन, ठीक है। क्या है? चमकीलापन या धुंधलापन। डिस्क्राइब पढ़ लो आप लोग। तीव्रता के माध्यम से किसी वस्तु के चमकीलेपन या धुंधलेपन को प्रदर्शित किया जाता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर करते हैं। एक नाटी महिला को निम्न प्रकार के वस्त्र पहनने चाहिए, यानी हाइट में औरत क्या है, छोटी है, ठीक है। उसको कैसे वस्त्र पहनने चाहिए? प्रश्न बनता है छोटी है और मोटी है तो उसको कैसे वस्त्र पहनना चाहिए। प्रश्न बनता है पतली है और लंबी है तो उसे कैसे वस्त्र पहनना चाहिए, ठीक है। लंबी है और मोटी भी है तो उसे कैसे वस्त्र पहनना चाहिए, ऐसे प्रश्न बनते हैं, ठीक है। आप लोगों ने भी पीवाईक्यू में देखा होगा। तो जो मोटी है और छोटी है उसे हम कैसे कपड़े पहनाएंगे? लंबाई वाले खड़ी लाइन के कपड़े पहनाएंगे, ठीक है। और जो क्या है, दुबली है और छोटी है तो उसे हम क्या करेंगे, हम उसे तिरछी लाइन के कपड़े पहनाएंगे, ठीक है। कैसी है? छोटी भी है लेकिन कैसी है, दुबली है, तो उसे क्या पहनाएंगे, तिरछे, क्योंकि खड़ी लाइन के पहनाएंगे तो क्या होगा, पतला का आभास होगा, ठीक है। और यहाँ अगर लंबी पतली है तो क्या करेंगे, हम इस तरीके से पहनाएंगे लेटी हुई लाइन के, ठीक है, ताकि थोड़ी सी मोटी दिखने लगे और थोड़ी सी हाइट भी दब जाए। और यहाँ जो महिला है एकदम विशालकाय है, जो एकदम मोटी सी है, लंबी सी है, ठीक है, तो उसको क्या पहनाएंगे, बड़े बड़े फूल पत्ती वाले, क्या होगा, छाप वाले कपड़े पहनाएंगे, ठीक है। ऐसे भी प्रश्न बनते रहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? आप लोग आंसर दे चुके होंगे इतने देर में, आप लोग आंसर देने में बहुत ही एक्सपर्ट हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा खड़ी रेखा वाले। क्या होगा? खड़ी रेखा वाले, ठीक है। अनेक प्रसिद्ध फैशन डिजाइनरों का मानना है कि नाटी या छोटी महिलाओं को खड़ी रेखा वाले वस्त्र पहनने चाहिए। इस प्रकार के वस्त्र पहनने से महिला लंबी दिखाई देती है, ठीक है। इसका आंसर कर दो 73 का। निम्नलिखित में से कौन सी दोहरी नोक वाली डॉट डॉट है? ऑप्शन ए फ्लांज है, ऑप्शन बी फ्रेंच है, ऑप्शन सी फिश है, ऑप्शन डी ड्रेस मेकर्स ड्रेस मेकर्स है। तो आप लोग बता दो। आप कह रहे हो मैम इस तरीके का एक डॉट बनता है, उस डॉट को हम क्या कहते हैं, तो इसे हम फिश डॉट कहते हैं। और ये क्या होगी, दो नोक हो गई कि नहीं, एक नोक यहाँ हो गई, एक नोक यहाँ हो गई। आप कहोगे मैम यहाँ भी तो हो गया, लेकिन इसको नुकीला नहीं कहेंगे, ठीक है। ये वाला जो नोक है इतना भी नुकीला नहीं है, इस तरीके का ये नुकीलापन ऐसे बनता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये जो नोक हो गया यही क्या हो गया,
फिश हो जाएगा, ठीक है। नहीं, इसमें क्या होगा, दोहरी नोक वाले डांट में, दोहरी नोक वाले डांट को यहाँ पे आंसर ए दे रहा है, ठीक है। फिलहाल ये नोक वाले, दोहरी नोक वाले क्या होता है, हमें तो मालूम है कि फिश होता है। फिलहाल आपकी किताब में ए दिया है, देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में से फ्लांज दोहरी नोक वाले डांट, आप लोग बताइएगा। तो मुझे इसके बारे में, सच में बता रही, मुझे इसके बारे में नहीं आइडिया, लेकिन ये मुझे मालूम था कि फिश जो है मछली की तरह ये जो होता है ये डांट बनता है। ये वाला डांट क्या है, ये दो नुकीला होता है। आप लोग बताइएगा क्या होगा। फिलहाल मैं आप लोगों के भरोसे इस क्वेश्चन को छोड़ दे रही हूँ, ठीक है। अभी कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, हम भी जान ले क्या है। क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर करते। इसमें कौन सी बड़ी आंत का भाग नहीं है, ठीक। छोटी आंत बड़ी आंत दोनों का पाठ हम लर्न करवा दिए हैं। छोटी आंत का क्या है, डीजेआई है। डीजेआई का विस्तारित रूप आप लोग बता दो। बड़ी आंत का क्या हिस्सा नहीं है, तो सीकम होगा, कोलम होगा एंड इलियम होगा। तो इलियम नहीं है, यहाँ पे क्या होगा, रेक्टम होगा। रेक्टम को सीकम कहते हैं का, सीकम, कोलन और एक पता नहीं क्या भाग, मुझे याद ही नहीं होता इसका, तीनों नाम मुझे याद ही नहीं आता है, ठीक है। चलो, हो सकता है नीचे दिया हो। इलियम बड़ी आंत का भाग नहीं है, बल्कि छोटी आंत का भाग का अंतिम सिरा है, जबकि सीकम, कोलम बड़ी आंत के हिस्से है। देखो, नहीं मुझे याद है ना, दिया भी नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर करते। कौन सा लक्ष्य का प्रकार नहीं है। एक दिन मैं सोच रही हूं ना, आप लोगों को विस्तार से क्लास लगा दूं, चाहे जब लगा दूं, मैराथन के तौर पे, लेकिन उसमें क्वेश्चन आंसर नहीं होंगे। हम लोग बस किताब पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें आप लोगों को मैं सब लक्ष्य वगैरह पढ़ा दूं, ठीक है। जितने भी होम मैनेजमेंट के आते हैं, मैं होम मैनेजमेंट की विशेषता बता दूं, परिभाषा बता दूं, क्या क्या कौन कौन कहा है ये बता दे, उसकी विशेषताएं बता दे, जैसा आप लोग कहो, ठीक। उसमें क्वेश्चन आंसर नहीं रहेंगे, केवल पढ़ना ही पढ़ना रहेगा। फिलहाल जो आप लोग कहोगे मैं कर लूंगी, ठीक है। तो क्या है, कौन सा लक्ष्य का प्रकार नहीं है। ऑप्शन ए दीर्घकालिक लक्ष्य, ऑप्शन बी लघुकालीन लक्ष्य, ऑप्शन सी सार्वभौमिक लक्ष्य, ऑप्शन डी मध्यवर्ती लक्ष्य। तो आप कह रहे हो मैं, मिड चेन गोल भी होता है, शॉर्ट गोल भी होता है, और लॉन्ग गोल भी होता है, लेकिन ये सार्वभौमिक गोल कुछ नहीं होता है, ठीक है। क्या हो जाएगा, सामान्य लक्ष्य यानी गोल का निर्धारण उद्देश्यों यानी ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखकर किया जाता है। लक्ष्य को समय के आधार पर 3 भागों में बांटा जा सकता है, लघुकालीन लक्ष्य, मध्यवर्ती लक्ष्य और दीर्घकालीन लक्ष्य, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर करते। नियासिन की कमी से रोग होता है। नियासिन आप लोग बता दो किसका केमिकल नेम है। ऑप्शन ए रक्तस्राव का, ऑप्शन बी रक्तचाप का, ऑप्शन सी घेंगा का, ऑप्शन डी पेलाग्रा का। नियासिन किसकी कमी से होने, नियासिन की कमी से इसमें से कौन से रोग होंगे। तो रक्तस्राव, घेंगा, घेंगा तो ग्वाइटर हो गया यानी आयोडीन की कमी से। रक्तचाप तो आप लोग जानते हो बीपी बढ़ने को कहते हैं। तो 76 का आप आंसर कर रहे हो मैम, पेलाग्रा हो जाएगा इसका आंसर। और नियासिन विटामिन बी 3 है, क्या है, विटामिन बी 3 को नियासिन या निकोटिनामाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, नियासिन या निकोटिनामाइड कहते हैं, ठीक है। नियासिन विटामिन बी 3 की कमी से पेलाग्रा नामक रोग, नामक त्वचा रोग हो जाता है। पेलाग्रा मानव शरीर का एक प्रणालीगत रोग है, जो पाचन तंत्र और तंत्रिका तंत्र के साथ त्वचा में स्पष्ट परिवर्तन के रूप में प्रकट होता है, ठीक है। उधर आ जाओ आप लोग। क्वेश्चन नंबर 77 क्या है आंसर, सेंसरी मोटर अवस्था है। ये पियाजे का आ गया, ठीक। आप लोग बता दो। सेंसरी मोटर एज है, ऑप्शन ए 0 से 2 मंथ, ऑप्शन बी 0 से 3 मंथ, ऑप्शन सी 0 से 1 ईयर, ऑप्शन डी 0 से 2 ईयर। सेंसरी मोटर अवस्था है तो क्या होगा, 0 से 2 साल। क्या होगा, 0 से 2 साल, ठीक। इसका विस्तार से बहुत अच्छे दिया, हम लोग पढ़ा जाएगा। संवेदी पेशी अवस्था यानी सेंसरी मोटर स्टेज, क्या होगा, सेंसरी मोटर स्टेज। इसका स्टेज मैं याद करने का आपको अभी मैं ट्रिक दूंगी, ठीक है। पहले आप पूरा पढ़ लो, फिर मैं ट्रिक बताऊंगी, और आप लोग उस ट्रिक को याद कर लेना, कभी भी नहीं भूलोगे कि क्रम से क्या है, ठीक है। ये ईयर तो हम लोग को याद ही हो जाता है। 0 से 2, 0 से 2, 2 से कितना होता है, 2 से 7, 7 से 11, ठीक, 7 से 11 और 11 के ऊपर, ठीक है। तो ये 4 स्टेज, तो एज तो आपको याद होता है, ठीक। जहां से खत्म होता है वहीं शुरू हो जाता है, ठीक है। 0 से 2, फिर 2 ही यहाँ शुरू हो जाएगा, 2 से 7, फिर यहाँ से 7 आ जाएगा, 7 से 11, फिर यहाँ 11 यहाँ आ जाएगा, 11 से ऊपर, ठीक है। तो स्टेज तो एज तो आपको नहीं भूलेगा, आई थिंक भूलेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि आप लोग इतना तो याद करते ही होगे, ठीक है। हर चीज में ट्रिक नहीं फॉलो हो सकता है, केवल मैं क्रम लगाने के लिए ट्रिक बताऊंगी, ये आपको रटना पड़ेगा, ठीक है।
तक की अवधि में होती है। जिन पियाजे महोदय ने संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है, और इन 4 अवस्थाओं की भी उप अवस्थाएं भी हैं, ठीक है। जब आप विस्तार से पढ़ोगे तो आप जानोगे इन चारों अवस्थाओं की भी उप अवस्थाएं हैं। तो ये बहुत लेंदी हो जाता है, और इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, नेट हो, एलटी हो, जीआईसी हो, डीएसएसबी हो, जहां कहीं भी अगर आप होम साइंस एग्जाम दे रहे हो, ये हो ही नहीं सकता है कि पियाजे से क्वेश्चन ना बने, ठीक है। तो इनको बहुत अच्छे से आपको रट लेना है। तो अवस्थाओं का विभाजन इस प्रकार किया गया है। संवेदीय पेशी अवस्था यानी सेंसरी मोटर स्टेज, जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक। कितना? जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक। दूसरा क्या है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक। 3 क्या है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एज, ठीक है, 7 से 12 वर्ष। अच्छा यहाँ 12 है, सॉरी 11 में लेकिन कहीं कहीं 11 भी देता है ना। 7 से क्या है? 12 वर्ष। डी क्या हो गया? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, 12 से ऊपर, ठीक। हमें तो लग रहा है कि 11 से ऊपर होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। तो पता नहीं क्यों लग रहा है कि मैं 11 11 ही पढ़ी हूँ, ऐसा लग रहा है ना कि यहाँ गलत दिया हुआ है। आप लोग बता दीजिएगा क्या होगा। तो इसका आप लोगों को मैं ट्रिक बता दूं। सबने सबने पूजा, हम्म, सबने, अभी बता रही हूँ, सबने, ठीक, सबने पूजा है मूर्ति आपकी, सबने पूजा मूर्ति आपकी। अभी देखिएगा, आप की, अब इसमें से क्या होगा? सबने से हो गया संवेदी, ठीक है, संवेदी पूर्व में पेशी अवस्था, ठीक, नंबर 1। पूजा से हो गया पूर्व पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। अब मूर्त से क्या हो गया? मूर्त मूर्त संक्रियात्मक, और आप की से हो गया अमूर्त संक्रियात्मक, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से याद कर लीजिएगा। अगर आपको ऐसे याद है तो कोई बात नहीं है। अगर आप इस क्रम लगाने में इस क्रम को भूलते हो, ना याद होता हो, तो आप एक मेरा फालतू सा बकवास सा ट्रिक ले सकते हो। थोड़ी सी हो सकती है आपको क्रम लगाने में हेल्प हो जाए। बड़े बड़े एग्जाम में क्रम लगाने के लिए अक्सर दे देता है, इसलिए अगर ये ट्रिक आप याद कर लेते हो तो हो सकता है थोड़ी सी आपका क्या हो, भला हो जाए, एक क्वेश्चन सही हो जाए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को रट लीजिएगा। सबने पूजा मूर्ति आपकी, सबने पूजा मूर्ति आपकी, सबने से संवेदी पेशी अवस्था, पूजा से पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त से मूर्त संक्रियात्मक मूर्ति से, और आपकी से अमूर्त संक्रियात्मक, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल आ जाओ क्वेश्चन नंबर 78। आईएसआई चिन्ह किसके द्वारा दिया जाता है? आईएसआई का पहली बात तो आप लोग फुल फॉर्म बता दो, ऑप्शन ए, और कब स्थापित हुआ इसका सन भी बता दीजिएगा आप लोग, ये दोनों आप लोग का होमवर्क है, अभी बता दो। भारत सरकार द्वारा। ऑप्शन बी, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा। ऑप्शन सी, भारतीय सांख्यिकी संस्थान द्वारा। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर होगा? आप आंसर कर रहे हैं मैम, आंसर हो जाएगा भारतीय मानक ब्यूरो। फुल फॉर्म क्या होगा? इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। क्या होगा? इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, भारतीय मानक ब्यूरो यानी इंस्टीट्यूट, ठीक है, यहाँ भी दिया है, ठीक। भारतीय सांख्यिकी संस्थान में ये नहीं होगा, बी वाला ही सही है। क्या होगा? बी वाला ही सही। इसका स्थापना कब हुआ था? आप लोग बता दो। 1952। कब? 1952, ठीक है। विस्तार से भी दिया हुआ है। ये आईएसआई द्वारा प्रमाणित करने का कार्यक्रम भारत सरकार ने सन 1952 ईस्वी में पारित किया। आईएसआई द्वारा प्रमाणित वस्तु शुद्धता एवं निर्धारित गुणवत्ता की गारंटी प्रदान करता है। कहते हैं ना आईएसआई का मार्का लगा हुआ, ठीक है। इसका आंसर कर दो 79। मुख दंशन की अवस्था होती है, ये किसका है? ये किसने दिया है सारे स्टेज? मुख दंशन, फिर गुदा, पता नहीं क्या किसमें किसमें क्या होता है। मुख दंशन मतलब मुख से काटने की एज क्या होती है। तो आप आंसर कर रहे हो मैम ऑप्शन ए। पहले ऑप्शन तो देख लो। ऑप्शन ए 8 से 18 मंथ, ऑप्शन बी 0 से 8 मंथ, ऑप्शन सी 10 से 15 मंथ, ऑप्शन डी 12 से 24 मंथ। क्या होगा? आप आंसर कर रहे हो मैम 79। का आंसर हो जाएगा डी, 12 से 24 माह। ये क्या होता है? मुख दंशन क्या है यहाँ देख लीजिए। मुखीय दंशन अवस्था में
बालक खाने की चीज को देखकर उसे मुख में डालकर काटने अथवा चूसने की प्रक्रिया द्वारा अपने अंदर की भावना की इच्छा को पूरा करता है। यह 12 से 24 माह की अवस्था होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर कर दें। बड़ांध व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर पाता है? ठीक, आप लोग ये एक प्रश्न, तो इसका तो आंसर दो ही दो। आप लोग ये बता दो, वर्णांधता जो रोग होता है, ठीक, वर्णांधता ये कैसा रोग है? वायरस जनित है, विषाणु जनित है, बैक्टीरिया जनित है या आनुवांशिक है? पहली बात तो आप लोग ये बता दो। इसका आंसर तो हम कर ही रहे हैं। ऑप्शन ए लाल और पीला, ऑप्शन बी हरा और पीला, ऑप्शन सी सभी रंग, ऑप्शन डी लाल और हरा। आप आंसर कर रहे हैं कि मैम जो ये वर्णांधता से पीड़ित व्यक्ति होता है, वर्ण मतलब कलर, वर्ण क्या है? अनेकार्थी शब्द है। एक वर्ण का मतलब होता है पंडित, और एक वर्ण का अक्षर होता है एक वर्ण का मतलब होता है अक्षर यानी वर्णमाला, ठीक है, यानी क ख ग घ। और एक वर्ण का मतलब होता है कलर, ठीक है। ऐसे न जाने कितने मतलब होंगे, ठीक है। तो ये क्या, एक वर्ण का मतलब क्या होता है? वर्ण जाति, ठीक है, वर्ण व्यवस्था, ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे ना। तो ये क्या है? इस तरीके से वर्ण क्या है ये, मतलब मैंने क्या बताया क्या है, देखो मैं खुद ही भूल गई, चलो खैर कोई बात नहीं है। अनेकार्थी शब्द है, ठीक है, इसके मतलब अनेक अर्थ हैं, ठीक। जैसे वो पढ़ते हैं ना कि कनक कनक ते 100 गुना, एक का मतलब कनक का मतलब सोना, एक का धतूरा, तो ऐसे क्या है, ये मतलब बहुअर्थी है। तो इसका मतलब हो जाएगा कि बौण अंधता, यानी जो कलर के प्रति अंधा हो, यानी कलर ना पहचान पाता हो, तो वो क्या होगा? तो लाल और हरा जो होता है, व्यक्ति को अगर लाल पूछोगे तो लाल को हरा कहेगा और हरे को लाल कहेगा। यही कलर दोनों डिफरेंट नहीं कर पाते हैं। और ये कैसा रोग है? तो आप कह रहे हो मैम ये आनुवांशिक रोग है। कैसा रोग है? आनुवांशिक रोग है, ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होने वाला रोग है। सामान्य वर्णांधता से ग्रस्त व्यक्ति को लाल और हरे रंग में भेद नजर नहीं आता। वर्णांधता एक आंखों का रोग है जिसमें रोगी को किसी एक या एक से अधिक रंगों का बोध नहीं हो पाता। वर्णांधता जन्मजात या किसी अन्य रोग के बाद भी उत्पन्न हो सकती है। इसका आंसर कर दे 81 का। वंशानुक्रम के वाहक हैं। ऑप्शन ए रजकण, ऑप्शन बी केंद्र, ऑप्शन सी जीन्स, ऑप्शन डी क्रोमोसोम्स। वो आपके पहनने वाला जीन्स नहीं है, ठीक है। तो आंसर आप कर रहे हो मैम, जिस पे आप कमेंट कर रही हैं वही आंसर है, तो ये जीन्स हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा? जीन्स हो जाएगा। जीन्स क्या है? जीन्स आनुवांशिक गुणों का वाहक है जो वंशानुक्रम में निरंतर परिवर्तित होती है। प्रत्येक कोशिका में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं जिसके अंदर अत्यंत बारीक संरचना पाई जाती है जिसे जीन्स कहते हैं, ठीक है। इधर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 82 का आप आंसर करते। आप प्रश्न पढ़ ले, 1 सेकंड का मुझे टाइम दे दे थोड़ा सा। निम्न में से शरीर का कौन सा भाग जुकाम से संक्रमित नहीं होता? यानी अगर किसी व्यक्ति को कोल्ड हुआ हो तो उसका कौन सा अंग होगा जो प्रभावित नहीं होगा? तो नोज नहीं होगा, नोक नोक को नोज यहाँ समझ लीजिएगा, ठीक है। नोज क्यों भाई? नाक से सबसे पहले पानी आने लगता है, ठीक है, नाक बहने लगती, नाक ढीली हो जाती है, तो नाक तो प्रभावित होगा ही। बी फेफड़ा होगा, सी सांस लेने में तकलीफ हो जाएगी, और डी क्या, श्वास नली में, और डी क्या होगा? उपरोक्त सभी संक्रमित हो जाएंगे। तो आप आंसर कर रहे हो कि मैम इस तरीके से यहाँ पे प्रश्न दिया है, आप बता दो क्या होगा। तो आप बहुत अच्छे से जान रहे हो कि मैम जो फेफड़ा होता है वो जुकाम से तो पीड़ित नहीं होता है, ठीक है, यानी संक्रमित नहीं होता है। फेफड़ा हमारा क्या होगा? जुकाम से पीड़ित नहीं होगा, ठीक है, यानी प्रभावित नहीं होगा, ठीक। मौसम के बदलाव के कारण मनुष्य के अंदर जुकाम नामक एक बीमारी अक्सर हो जाती है जो मनुष्य के नाक एवं सांस की नली को प्रभावित करती है। इससे फेफड़ों में कोई परेशानी नहीं होती, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, इसका आंसर कर दो। मध्यमान के लिए कौन सा सूत्र सही है? आप लोग इसका आंसर कर दें। मध्यमान मतलब जो बीच से किसी को अलग कर दे। ऑप्शन ए मीन बराबर, ये देख लो, इनमें से आप आंसर कर दो क्या होगा, बहुत अच्छे से बताइएगा। आप बता दो। फिलहाल आयोग ने इसमें से कोई आंसर नहीं माना है, आप लोगों को मैं विस्तार से भी दिखाऊंगी। यहाँ देख लो क्या दिया है, मध्यमान के लिए सूत्र। मध्यमान विषय के लिए इस तरीके से सूत्र दिया जाता है। मध्यमान सम के लिए होता है, सम और विषम आप लोग जानते हो, ये इवन और ऑड संख्या होती है, एक को इवन और एक ऑड होता है, ठीक है। तो क्या होगा? 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया,
जितनी भी कटने वाली संख्या होती है वो क्या होती है, विभाजित हो जाए वो संख्या सम होती है। और जो संख्या कटे नहीं, विभाजित ना हो, उसे भी सम कर दो। 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 नहीं होगा, ठीक है, 11 हो गया, 13 हो गया, सब क्या होगा, ये सब विषम संख्या, ये सब किसी से नहीं कटेंगे। किसी से कटेंगे, ये खुद अपने आप से कटेंगे। एक एक कम एक, एक तिया 3, एक बचे 5, एक सत्ते 7, 11 एकम 11, 13 एकम 13, ठीक है। और ये क्या होगा, 2 एक कम 2, ठीक, या 1 दूनी 2, एक भी काट देगा ना, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 2 5 10। तो ये क्या है, ये किसी और से कट रहा है, ठीक है। ये 2 5 10 से भी कट गया, और 5 दूनी 10 से भी कट जाएगा। ये 2 चौका 8 से भी कट गया, और 4 दूनी 8 से भी कट जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये दो दो तिया 6 से कट जाएगा, और 3 दूनी 6 से भी कट जाएगा। तो जो संख्या दूसरे संख्या से विभाजित हो जाए उन्हें हम सम कहते हैं, और जो संख्या अपने आप से ही विभाजित हो उन्हें हम क्या कहते हैं, विषम कहते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, मध्यमान सम के लिए है, यानी बराबर भाग। मैंने बताया ना कि मध्यमान जो होता है, मध्य का मतलब ही हो गया बीच में। इस तरीके से ये हमने दिया है, बीचों बीच से हमने बांट दिया, ये क्या हो गया, ये मध्यमान हो गया, ठीक है। तो मध्यमान का सूत्र कहाँ होता है, हमेशा बीच के लिए होता है। और बीच का मतलब क्या हो गया, बटा 2 हो गया। हमें लिखना है इस तरीके से, अगर हमें लिखना 50-50, ठीक है, तो क्या हो गया, 100/2, यानी हो गया 50-50। 100 को हमने 2 भाग में बांट दिया, ठीक है। क्या हो गया, अगर हमें 50 को 50-50 भाग में बांटना है तो 50/2, ठीक है। तो क्या हो गया, 25 दूना 50। तो ये क्या हो गया, जो भी 50-50 में बांट दे वो क्या होता है, मध्यमान है, ठीक है। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। कहो मैम लगी मैथ पढ़ाने। क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर कर दो। 84 का आंसर क्या हो जाएगा, कौन सी कढ़ाई का सुमेल नहीं है। ऑप्शन ए कसूती कर्नाटक, कसूती का आप लोग चारों का कढ़ाई का नाम बताओ। ऑप्शन बी मोती भारत दिल्ली, ऑप्शन सी कच्छ गुजरात, ऑप्शन डी मुरली लखनऊ। आप लोग आंसर कर दे, क्या होगा, कौन सा सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। कच्छ गुजरात का है, कसूती कर्नाटक का है, मुर्री लखनऊ का है। ये सब कढ़ाई है, लखनऊ का चिकनकारी में मुर्री होता है, सैडो होता है, ये सब होते हैं, ठीक है। लेकिन मोती भारत जो है दिल्ली का ना होकर के राजस्थान का है। कहाँ का है, राजस्थान का है, ठीक है। और आप लोग इसकी कढ़ाई का नाम बता दो। नेंगी हो गया, मेंथी हो गया, मुर्गी हो गया, गवंथी हो गया, ठीक है। ये किसके कढ़ाई के नाम है, तो कसूती के। कसूती का मतलब होता है, को मतलब हाथ, सूती मतलब सूती वस्त्रों पे हाथ से किए गए कढ़ाई को हम कसूती कहते हैं, ठीक है। इसका आंसर कर दो, ईड प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। कल ये हम लोग पढ़े थे। ऑप्शन ए चेतन मन का, अचेतन मन का, आक्रोश का और प्रसन्नता का। इसका आंसर कर दो। तो ईड जो होगा क्या होगा, अचेतन मन का प्रतिनिधित्व करता है। किसका, अचेतन मन का। अचेतन मन, ईड अचेतन मन का प्रतिनिधित्व करता है। अचेतन मन में सदैव व्यक्ति दुख से बचना चाहता है और अपनी प्रसन्नता के लिए सदैव प्रयत्नशील रहता है। जन्म के समय शिशु में अचेतन मन ही विद्यमान रहता है, ठीक है। इधर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 86। 86 का क्या आंसर होगा, जीवन रक्षक घोल किस अवस्था में दिया जाता है। ऑप्शन ए निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन, ऑप्शन बी बुखार यानी फीवर, ऑप्शन सी खांसी यानी वूपिंग, ऑप्शन डी सिर दर्द। आप लोग बता दो, यानी हेडक। क्या होगा आंसर, तो आप बहुत अच्छे से इसका आंसर दे पाओगे कि मैम जीवन रक्षक घोल यानी ORS हो गया। ORS का आप लोग फुल फॉर्म बता दो जरा मुझे। ORS का आप लोग फुल फॉर्म बता दें। तो इसमें किसमें देते हैं, निर्जलीकरण में यानी डिहाइड्रेशन में। ORS का फुल फॉर्म क्या होगा, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट। वेरी गुड, वेरी नाइस, आप लोग आंसर कर रहे हैं। आप लोग आंसर करते हैं तो अंदर अंदर मुझे बहुत खुशी मिलती है। जीवन रक्षक घोल निर्जलीकरण अवस्था, जैसे अतिसार हो गया, उल्टी हो गया, दस्त हो गया में दिया जाता है, क्योंकि लूज मोशन में भी हमारे शरीर से पानी निकल रहा है, वॉमिटिंग हो रही है उससे भी हमारे शरीर से पानी निकल जा रहा है, ठीक है। सामान्य से कम मात्रा में जल रह जाना ही निर्जलीकरण कहलाता है। आजकल बाजार में नई प्रकार के जीवन रक्षक घोल, कई प्रकार के जीवन रक्षक घोल विद्यमान। इलेक्ट्रॉल हो गया, ORS घोल हो गया, नमक नींबू पानी भी चीनी डाल करके दे दो वो भी उसी का काम करता है। 87 का आंसर कर दें, डोमेस्टिक सीवेज में अशुद्धता का प्रतिशत है। ये क्वेश्चन कई प्रैक्टिस सेट में PYQ बन के आ चुका है, ठीक है। PYQ देखो मैं कैसे उल्टा सीधा लिख रही हूँ, PYQ आ चुका है, इसलिए इसको आप लोग याद कर लेना, ठीक है। और ये रटने वाला चीज है।
डोमेस्टिक सीवेज की अशुद्धता का प्रतिशत है? ऑप्शन ए 1%, ऑप्शन बी 0.1%, ऑप्शन सी 0.01%, ऑप्शन डी 1.1%। क्या होगा आंसर? तो आप कह रहे हो मैम इसका आंसर हो जाएगा बी 0.1%। क्या होगा? 0.1%। यहाँ पढ़ लो। डोमेस्टिक सीवेज में सामान्यतया 99.9% शुद्ध जल होता है भार के अनुसार तथा शेष 0.1% में अन्य खुली एवं निलंबित अशुद्धियां होती हैं। ठीक है। उपभोक्ता संरक्षण विधेयक कब लागू हुआ? ऑप्शन ए 10 सितंबर 1983, 10 सितंबर 1983, ऑप्शन बी 1 जुलाई 1984, ऑप्शन सी 4 अगस्त 1985, ऑप्शन डी 6 जनवरी 1986। क्या होगा आंसर? आप लोग आंसर बहुत अच्छे से दे ले जाओगे। कब लागू हुआ पूछ रहा है, पारित हुआ नहीं। आया कब और लागू हुआ कब? तो लागू हुआ पूछ रहा है। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो 86 में आया था। ठीक। तो 86 के बाद ही लागू होगा। क्यों? यही ना। 86 में जब वो आया था तो लागू कब होगा? वो लागू 87 में होगा, ना कि 83 में होगा, 50। अच्छा आप सुनिएगा, कोई मान लो कोई भी काम हो, जब मान लो हम मंदिर बनवाने जा रहे हैं, ठीक है, अपना घर बनवाने जाए, मंदिर छोड़ दो भाड़ में जाए, ठीक है, हम अपना घर बनवाने जा रहे हैं, ठीक। हमने आज अपने घर की क्या की? भूमि पूजन किया। आज कब? 2025 में। ठीक है, मैंने भूमि पूजन किया। तो जाहिर सी बात है कि 6 महीना साल भर बनने में लगेगा। चलो आज हम सितंबर में करवा रहे भूमि पूजन, बनवाते बनवाते पूरा जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल निकल गया। तो मैं जाहिर सी बात है ना 2026 में मेरे घर में गृह प्रवेश होगा। क्यों? 2026 में गृह प्रवेश होगा। तो ये क्या हुआ? ये आगे की डेट में ही लागू होगा। ठीक है। हम घर में रहने कब आए? 2026 में, लेकिन घर बन कब गया? 25 में। तो ये चीजें आप याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 जनवरी 1987। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 6 जनवरी 1987 में लागू हुआ था। इसके तहत कोई भी व्यक्ति जिसके साथ किसी भी वस्तु ने की खरीदारी में कमी की गई है, उपभोक्ता फोरम में जाकर शिकायत कर सकता है। ठीक है। आप लोग उपभोक्ता के वो अधिकार जो 8 दिए गए हैं, आप लोग जो मुख्य था, चार चार मेन है, मुख्य है, 4 गौण है। तो 4 मुख्य को आप लोग बता सकते हो क्या? मैंने ट्रिक आप लोग को बताया है। अगर ट्रिक याद हो तो आप बता दो। ट्रिक चलो मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग पूरा लिख देना। 3 बार सु और 1 बार बी है। सु 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 फिर वी। अब आप लोग बता दो, विस्तार से लिख दो कि क्या है। ट्रिक मैंने बता दिया, सु सु बी। ठीक है। ट्रिक मैंने बता दिया, आप लोग लिख लो क्या है। ठीक। 89 का फिलहाल आंसर कर दो। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी एडीज मच्छरों द्वारा फैलती? पूरा इसका नाम है एडीज इजिप्टी मच्छर। ऑप्शन ए मलेरिया, ऑप्शन बी फाइलेरिया। क्लास 8th के बुक में ना बहुत अच्छे से सारे मच्छरों के प्रकार के बारे में बताया है, किस किस मच्छर के काटने से कौन कौन सा रोग होता है। ठीक है। डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, फाइलेरिया हो गया, ये सब क्या है? सब एक ही मच्छर के काटने से होता है, और वो है एडीज इजिप्टी। ठीक है। तो क्या होगा? लेकिन चिकनगुनिया नहीं होगा, ये फाइलेरिया नहीं होगा। फाइलेरिया भी मच्छर काटने से, तो लेकिन फाइलेरिया अगर तीनों होगा तो फिर इनमें सभी होगा। तो या तो इसमें से ये नहीं होगा, या अभी मैं देख लेती हूँ आंसर में। फिलहाल इसका आंसर आप कर दो, चिकनगुनिया होगा। ठीक है। क्या है? एडिस इजिप्टी मच्छर के काटने से चिकनगुनिया होगा, यानी फाइलेरिया क्या है? किसी और मच्छर के काटने से होता है। सब मुझे नहीं याद है। ठीक है। इस तरीके से करके डेंगू भी क्या है? ये जो एडिस इजिप्टी से ही होता है। चिकनगुनिया नामक बीमारी एडीज मच्छरों द्वारा फैलती है। इस बीमारी के लक्षणों में हाथों, पैरों तथा जोड़ों में दर्द होने लगता है। ठीक है। फाइलेरिया में क्या होता है? जिसे एलिफेंटेसिस कहते हैं, इसे हाथी पांव कहते हैं, फील पांव कहते हैं। पैर फूल करके इतने मोटे मोटे हो जाते हैं, हाथी के जैसे पैर हो जाते हैं, इसीलिए इसे हाथी पांव रोग कहते हैं, एलिफेंटेसिस कहते हैं। कोई इसके बैक्टीरिया का नाम बताएगा? जो भी है, बैक्टीरिया है, कृमि है, वायरस है, आप लोग बताएंगे? सर्च करके बता दीजिएगा। 90 का आंसर करते हैं। आंशिक रूप से पचा भोजन कहलाता है। वाह वाह, आ गया। काइम, काइल और बोलस। आंसर कर दो। काइम क्या है, काइल क्या है, बोलस क्या है? काइम लिखा है, बोलस बता दो, और क्या बता दो? काइल बता दो। क्या है? काइल बता दो। आप लोग बता दो। मैं एक बार नहीं, कई बार आप लोगों को बता चुकी हूँ। ऑप्शन ए काइल है, ऑप्शन बी बीली है, ऑप्शन सी रस है, ऑप्शन डी पेप्सिन है। इसका आंसर तो आप लोग दे लोगे मैम, कि जो आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन होता है वो क्या होता है? काइम होता है। क्या होता है? काइम होता है। ठीक है। अब बोलस क्या होता है?
जो मुंह में हम रोटी का बाइट रख लिए, खाने का एक टुकड़ा रख लिए, रखने के बाद हम आपसे बोल रहे हैं, वो क्या हो गया? बोलस हो गया। ठीक है, जो जरा सा मुंह में दो चार बार घुमा लिए और लार लग गया उस खाने में, और जरा सा वो क्या हो गया? चिपचिपा हो गया, वो क्या हो गया? ये बोलस है। क्या हो गया? ये बोलस है। ठीक है, और जो हमारे ईसोफेगस में गया, ठीक, थोड़ा सा आधा पचा है, अभी आधा आंशिक रूप से पचा, अभी बचना है, उसे क्या कह दिए? काइल कह दिए। काइल के नीचे जो छोटी आंत में हमारे भोजन चला गया, ठीक है, कहाँ चला गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया और एकदम पूर्ण रूप से पच गया, उसे हम क्या कहेंगे? काइल कहेंगे। अब आप लोगों को मैं यहाँ पे, हो सकता है ट्रिक मैं दी हूँ, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं अपने ट्रिक को एक और बदलूंगी, इसे और एक पूर्ण रूप दूंगी। काइल मतलब हम लोग कहेंगे मैम क्वाइल। आप लोग क्वाइल जानते हो सकता है बहुत से बच्चे ना जानते हो। ठीक, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से क्या होता है? ऐसे क्वाइल होता है। ठीक, और इसका यहाँ थोड़ा ऐसे मुंह होता है, इसमें ऐसे ही पतल इस तरीके से मुंह होता है, इसमें ऐसे छेद होता है। ठीक, और इस छेद में क्या होता है? इसी में ऐसे क्वाइल का स्टैंड होता है, उसमें क्वाइल लगा देते और यहाँ से क्वाइल जला देते। ठीक है, ये क्वाइल क्या हो गया? मच्छर को मारता है। पहले ये बहुत चलता था, मेरे यहाँ भी पहले बहुत आता था। ठीक है, लेकिन अब तो एक से एक चीजें चली गई, धुआं बहुत नुकसान करता है, इसलिए क्वाइल नहीं आता है। ठीक, पता नहीं अभी मार्केट में होगा, होना चाहिए। ठीक, इसे हम क्या कहते हैं? क्वाइल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? क्वाइल के ये कहते हैं ना, हमारे यहाँ क्वाइल कहते हैं, आप क्या क्या कहते हैं हम नहीं जानते हैं। ठीक, तो क्वाइल क्या है? जल करके क्या हो जाएगा? कोयला हो जाएगा, राख हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया? क्या हम लिखे थे? काइम और काइल। क्या था? काइल। तो काइल से क्वाइल, और क्वाइल मतलब जो अंतिम रूप से एकदम लास्ट में हो, यानी जल गया, खत्म हो गया, पच गया, सब खत्म हो गया। समझे? आंशिक रूप से जो जला पचा उसे तो हम काइम कह दिए। पहले इसमें हम याद कराए थे, पहले मो आएगा फिर लो आएगा, तो पहले मो आएगा फिर लो आएगा। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? तो दोनों ट्रिक आप लोग ले लेना, कभी काइल वाला देख लेना अगर हो जाए तो। ठीक है, इस तरीके से आप याद कर लीजिएगा। ये बहुत ही कंफ्यूजन वाला प्रश्न होता है कि काइल क्या है, काइम क्या है, बोलस क्या है। ठीक है, तो आप लोग स्टेप बाय स्टेप याद कर लेना। बोलस तो सीधे हो गया कि मैम हम रोटी का टुकड़ा मुंह में रख करके हम बोल रहे हैं, ऐसे हम बोल रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या हो गया? बोलस हो गया। और कायम क्या हो गया? जो हमारा पेट में अभी आधा भोजन पचा है मैम, अभी हम खाए, अभी 1 घंटा हुआ, अभी तो आधा ही पचा है, क्योंकि 5 से 6 घंटा पाचन क्रिया में लगता है। तो जब 1 से 2 घंटा हुआ तो आंशिक पचाई भोजन हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? कायम कहेंगे। आज जो एकदम पूरा पच गया, जल के कोयला हो गया, क्वाइल हो गया, जल गया, वो क्या हो गया? काइल हो गया। ठीक है, अब इससे अच्छा मैं नहीं समझा सकती हूँ, फिलहाल आप लोग अपना देख लेना। आमाशय में बना हुआ लुगदी के समान भोजन, जो कि आंशिक रूप से पचा हुआ होता है तथा जिसमें पित्त रस एवं अग्नाशयी रस मिला हुआ होता है, कायम कहलाता है। ठीक है, जब पित्त रस मिल गया, अग्नाशयी रस मिल गया, तो भोजन को पूर्ण पाचन होना ही होना है। और ये सब लेकर के कहाँ सरक जाएगा? छोटी आंत में चला जाएगा। फिर छोटी आंत वहां पे बैठ करके अपना एक एक को तोड़ तोड़ करके सब कुछ निचोड़ लेती है। ठीक है, इधर आंसर कर दो। ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 91। 91 क्या है? गृह प्रबंध। गृह प्रबंधन की प्रक्रिया में गतिविधियों का सही क्रम लगा दीजिए। तो आप लोग हिंदी वाला शब्द ना पढ़ लेना, आप लोग केवल पढ़ लेना पी ओ, ठीक है, एस ई, बस आपको यही 4 अक्षर पढ़ लेना है, स्टेप लग जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए आयोजन संगठन मूल्यांकन क्रियान्वयन, ऑप्शन बी आयोजन संगठन क्रियान्वयन मूल्यांकन, ऑप्शन सी आयोजन क्रियान्वयन संगठन मूल्यांकन, ऑप्शन डी आयोजन मूल्यांकन संगठन क्रियान्वयन। क्या आंसर होगा? आंसर बता दो। आप कह रहे हो मैम प्लानिंग, योजना या आयोजन। ठीक है, दोनों एक ही होता है, तो पहले प्लानिंग हो गया, प्लानिंग के बाद मैम हो गया ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन हो गया। तो ये दोनों आंसर तो ऐसे ही इलिमिनेट हो गए, ये अभी 2 आंसर चल रहे हैं। ठीक है, उसकी बात आप बहुत अच्छे से जानते हो, मूल्यांकन सबसे लास्ट में होता है, तो ये आंसर भी खत्म हो गया। मूल्यांकन का मतलब हो गया इवेल्युएशन। ठीक है, और यस से क्या हो गया? क्रियान्वयन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से करके भी आप लगा सकते हो। ठीक, फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि गृह प्रबंध की प्रक्रिया में कौन सा सबसे पहले आएगा। एक दे देता योजना, तो आप योजना को ही सही करके आएंगे। ठीक है, किसको? योजना को ही। इसका एक्सप्लेन पढ़ लें। गृह प्रबंध की प्रक्रिया में कई गतिविधियां कार्य करती हैं, जिसका सही क्रम निम्न है: आयोजन, संगठन, क्रियान्वयन, मूल्यांकन। ठीक है, धमनियां रक्त ले जाती हैं, ये प्रश्न अभी बना था पाल्मोनरी वाला करके कल कल के टेस्ट सीरीज में। ऑप्शन ए शिराओं से। आप लोग हार्ट को बहुत अच्छे से पढ़ लेना,
सिरा क्या है, धमनी क्या है, पाल्मोनरी सिरा क्या है, पाल्मोनरी धमनी क्या है, रक्त अशुद्ध किस में बहता है, शुद्ध किस में बहता है, ये सारा आप लोग लिख लेना। एक ही पेपर में आप देख रहे हो 4-4 5-5 प्रश्न इससे फंस रहे हैं, ठीक है। ब्लड ग्रुप आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। ब्लड के बारे में आप एक एक जानकारी ले लीजिएगा, धमनी क्या है, शिरा क्या है, और आरबीसी क्या है, डब्ल्यूबीसी क्या है, ब्लड को आप पूरा कंप्लीट कर लेंगे, हार्ट को पूरा कंप्लीट कर लेंगे, इन सारे चीजों से ये पीयूष ग्रंथ से प्रश्न पढ़ लेंगे। ऐसे ये सब चीजें हैं, कहते हैं ना जो हर्ट होते हैं, ठीक है। तो इन सब से प्रश्न बनना ही बनना है, कहीं से भी ऐसा नहीं होगा कि इन सारे टॉपिक से क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ठीक है। अगर आप लोग कहोगे तो मैं वन लाइनर में ला करके करा दूंगी, लेकिन करा जरूर दूंगी, चाहे आप लोग अपने से पढ़ लेना। तो धमनियां रक्त ले जाती हैं शिराओं से, हृदय से, पेट से, मांसपेशियों से। तो इन दोनों का तो कोई मतलब ही नहीं हो गया, इसका भी मतलब नहीं होगा। भाई धमनी है तो सिरा से कहाँ ले जाएगी? तो आप कह रहे हो मैम इसका आंसर हो जाएगा कहाँ से, तो हृदय से रक्त ले जाती है। कहाँ? हृदय से रक्त ले जा रही है, तो इसके मतलब शुद्ध रक्त ले जा रही है। हृदय में क्या है? हृदय में रक्त शुद्ध हो गया है, फेफड़े के पास ले गया और फेफड़ा शुद्ध कर दिया, फिर हार्ट में आ गया। फिर हार्ट से जब ब्लड जा रहा है तो क्या होगा? शुद्ध होगा, प्योर ब्लड होगा। आज जब इस तरीके से हमारे एक एक अंग से ब्लड वापस जा रही हार्ट के पास, तो क्या होगा? जब हार्ट के पास जा रही है तो हार्ट के जब होगा तो अशुद्ध होगा, और जब हार्ट से होगा तो शुद्ध होगा। ये चीजें आप पकड़ करके रखिए। हार्ट से यानी हृदय से क्या निकलेगा? शुद्ध चीजें निकलेगी। आप इतना सुन लो, हृदय से क्या है? हृदय से लोग छलावा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हृदय से क्या होगा? हम कहते हैं ना आपके हृदय की, अपने हृदय की असीम गहराइयों से हम आपको प्रेम करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ? अपने हृदय से, ठीक। तो जो हमारे हृदय में है वो अच्छी चीजें होंगी, तो हृदय से हम लेकर के जा रहे हैं, हम दिल से लेकर के आए आपके लिए, तो क्या होगा? शुद्ध ही होगा। हम दिल से आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, दिल से आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, तो क्या होगा? मैं शुद्ध ही पढ़ा रही होंगी। अब इससे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं मैं कर पाऊंगी। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, इसका आंसर हो जाएगा बी। मैं इतना ट्रिक इधर उधर से आलतू फालतू ले आती हूँ शब्दों को जो तोड़ मरोड़ करके, कि आप लोगों को चीजें लर्न हो जाए, ठीक है। कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो, क्योंकि हम लोग हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, इंग्लिश मीडियम के है नहीं, साइंस हम लोग की उतनी स्ट्रांग है नहीं, जैसे तैसे हम लोग क्या है अपना काम चलाने भर की जानकारी रख लेते हैं, तो उसमें ट्रिक की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, ठीक है। हृदय से कहते हैं ना, पता नहीं क्या क्या कहते हैं कि एक दूसरे का दुख, मतलब जो उस दर्द से गुजरा हुआ ही समझता है, ठीक है। तो वो चीज हमने फेस किया, हम जानते हैं आप लोग को प्रॉब्लम होती है। मैं भी जब पढ़ रही थी ऐसे मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है। तो कोई ना कोई इधर उधर से ट्रिक जुगाड़ लगा करके मैं अपना क्वेश्चन बस सही कर लेती थी, ठीक है। मैं यही सोचती थी, ना मुझे डॉक्टर बनना, ना मुझे पीएचडी करनी, ठीक है। मुझे केवल एक नौकरी पानी, एक सीट पानी है, ठीक है। तो इस पर्पज से पढ़ते हुए, और अब मुझे क्या लगता है कि अब मैं जो भी जानूं तो बहुत अच्छे से जानूं, अब मेरे अंदर ये है। क्यों? क्योंकि अब मेरी जो नीड थी वो पूरी हो गई। फिलहाल काम चलाने के लिए भाई नौकरी है ही, तो अब ये लगता है कि जो जानूं अच्छे से जानूं। लेकिन अभी आज क्या है, मैं कहूंगी कि जो जानूं अच्छे से जानूं, लेकिन इतना ना जानो कि उसमें पीएचडी कर लो, इतना जानो कि हमारा क्वेश्चन सही हो जाए, फिर आगे निकल लो। पीएचडी करने के लिए समय बहुत पड़ा हुआ है, ठीक है। फिलहाल आप अपने मर्जी से सोच लेना, मेरा तो थिंकिंग यही है, ठीक है। मेरी सोच यही कहती है। हृदय से रक्त को धमनी शरीर में पहुंचाती है। धमनियों में रक्त ऑक्सीजन युक्त होने के कारण चमकीला लाल रंग होता है, ठीक है। ब्लड का रेड कलर क्यों होता है आप लोग ये भी बता दो। 93 का आंसर कर दो। बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है। ऑप्शन ए मलेरिया, ऑप्शन बी जुकाम, ऑप्शन सी निमोनिया, ऑप्शन डी अमीबियोसिस। क्या होगा 93 का आंसर? तो आप कह रहे हो मैम 93 का आंसर हो जाएगा निमोनिया। क्या होगा? निमोनिया होगा। मलेरिया किससे फैलता है? प्लाज्मोडियम से फैलता है, ठीक है। मादा एनाफ्लिज मच्छर जो होती है अपने शरीर में प्लाज्मोडियम लेकर के व्यक्ति के शरीर में वो कर देती है, फिर वहां से व्यक्ति को क्या हो जाता है? मलेरिया हो जाता है। मलेरिया में क्या देते हैं? क्विनैन की गोली देते हैं खाने के लिए। ऑप्शन ए सी, निमोनिया रोग बैक्टीरिया द्वारा फैलता है। निमोनिया रोग के लक्षण में ज्वर के साथ ठंड भी लगता है तथा कपकपी होने लगती है। यह रोग अधिकांश बच्चों में होती है। यह न्यूमोनोकोकस नामक जीवाणु से फैलता है। क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर करते। जब वजन सामान्य से 30% अधिक हो तब क्या कहते हैं, और 20% अधिक हो तब क्या कहते हैं? आप लोग बताइएगा तो। 20% अधिक हो तो हम क्या कहेंगे, और 30% अधिक हो तो क्या कहेंगे? ऑप्शन ए स्टाइल ओबेसिटी, ऑप्शन बी मॉडरेट ओबेसिटी, ऑप्शन सी सीवियर ओबेसिटी, ऑप्शन डी ग्रास ओबेसिटी। क्या होगा? ओबेसिटी मतलब मोटा। आप लोग बता दो क्या होगा। तो आप आंसर कर रहे हो मैम मॉडरेट ओबेसिटी। क्या होगा? मॉडरेट ओबेसिटी। मॉडरेट मतलब हम लोग पढ़ते हैं ना, क्या पढ़ते हैं?
हायर और मॉडरेट, और क्या पढ़ते हैं, हायर मॉडरेट और लो, लो ही होता है ना, लो। अगर फिर तो मध्य में जो होगा, यानी 30% जो मोटा उसे हम क्या कहेंगे, मॉडरेट कहेंगे, यानी मध्यम श्रेणी का, ठीक है। और 20% होगा तो जब किसी व्यक्ति का शारीरिक भार सामान्य से 20% अधिक हो तो वह व्यक्ति मोटा यानी ओबीज कहलाता है, ओबीज या ओबीज कहा जाता है। तथा महिलाओं में जब शारीरिक भार सामान्य वजन से 30% अधिक हो जाता है तब उसके मोटापे की अवस्था को मॉडरेट ओबेसिटी कहते हैं। यानी पहले ओबीज होगा फिर ओबेसिटी हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा, ओबेसिटी हो जाएगा। 95 का आंसर करते हैं। इनमें से कौन अल्ट्रावायलेट किरणों को सोखता है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी ओजोन, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। अल्ट्रावायलेट किरणों को सोख कौन लेता है? तो आप कहोगे मैम ओजोन परत जो होती है अल्ट्रावायलेट किरणों को सोख लेती है। यही ओजोन परत क्या है, पतला होते जाता है, होता जा रहा है, ओजोन परत में छिद्र होते जा रहे हैं। कैसे? सीएफसी की वजह से। ये सीएफसी क्या है मैम, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। कहाँ से निकलता है? हमारे घरों के रेफ्रिजरेटर हो गए, एयर कंडीशनर हो गए, यानी एसियां हो गई, जो हम लोग चला करके मौज ले रहे हैं, इन सब से क्या है, ओजोन परत को नुकसान पहुंच रहा है, ठीक है। लेकिन इतना मौसम गर्म है कि भाई उसके बिना काम भी नहीं चल सकता है। समताप मंडल में उपस्थित ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेती है। ओजोन का सूत्र है O3। O2 क्या है, ऑक्सीजन है। CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। NO2 क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड है। H2O क्या है, जल का सूत्र है। तो ये सब भी आप मालूम होना चाहिए, ठीक है। और CH2O क्या है, CH2O क्या है, तो आप कहोगे मैम कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली एक गैस है जो वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर करते। वायु में नाइट्रोजन क्या करता है, शरीर के लिए आवश्यक है। नाइट्रोजन का आप लोग परसेंट बताओ, ऑक्सीजन का परसेंट बताओ, O2 का परसेंट, N2 का परसेंट, CO2 का परसेंट, आप लोग बताएं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कितना होता है, कितना कितना। वायुमंडल में नाइट्रोजन क्या करता है, शरीर के लिए आवश्यक है। ऑक्सीजन को पतला कर देता है, खून में ऑक्सीजन को घोल देता है, वायु की सघनता को कम करता है। आप बहुत अच्छे से जान रहे हो इसका काम क्या है। तो आप कह रहे हो मैम ऑक्सीजन को पतला करता है। ऑक्सीजन को पतला नहीं करता, यहाँ पे आंसर नहीं बढ़िया बना है, मैं बता रही हूँ। नाइट्रोजन, पहले तो यहाँ सुन लो, नाइट्रोजन होगा 78%, आप लोग आंसर कर रहे हो, वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। O2 होता है 21%, CO2 होता है 0.03%, ठीक। मैंने आप लोग का आंसर देख लिया, आप लोगों ने बहुत अच्छा आंसर किया। अब आप कहोगे मैम नाइट्रोजन का क्या कार्य है, नाइट्रोजन हम 78% लेते हैं, 78% ही छोड़ देते, 1% भी हमारे शरीर में काम नहीं है। मैम फिर क्यों हम लोग ले रहे हैं? हम लोग ले इसलिए रहे हैं क्योंकि नाइट्रोजन गैस क्या है, ठंडी गैस है, और ऑक्सीजन जो है ज्वलनशील गैस है। अगर ऑक्सीजन ना हो, अरे ऑक्सीजन की जगह पे नाइट्रोजन हो जाए, नाइट्रोजन की जगह पे ऑक्सीजन हो जाए, तो क्या होगा, हम लोग जहां भी हों, जहां कहीं भी बैठे हों, मोबाइल हाथ, हम लोग सब क्या, हम लोग जलने लगेंगे। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन जलने वाली गैस है, ज्वलनशील गैस है। आप लोग प्रश्न सुने होंगे कि कितने परसेंट ऑक्सीजन के उपस्थिति में ही आग लगती है, कोई आंसर करेगा? कितना परसेंट होगा? 6%, 8%, 4% और 10%, कितना परसेंट होगा तो ही आग पकड़ेगा ऑक्सीजन? अगर इतना होगा इसमें से कितना तो आग पकड़ेगा। बहुत अच्छा, आप आंसर कर रहे हो कि मैम 4% अगर ऑक्सीजन होगा तभी आग पकड़ेगा, नहीं तो कोई माई का लाल नहीं है जो आपको पकड़ा देगा। अगर आपको ये देखना हो कि आप प्रश्न सुने हो ना, आप क्या कहते, बिना आग के हवा नहीं उठती है, होता है ना कि आग, बिना हवा के आग नहीं जलती है, बिना हवा के आग नहीं कोई बात फैल जाती, सब कहते हैं ना। कोई लड़के लड़की में गलती हो तो लड़की को अगर इनोसेंट मानो तो लड़के के लिए सब कहते हैं, ठीक, कि बिना आग के क्या है, हवा नहीं उठती है, बिना हवा के आग नहीं उठती। ऐसा आप लोग भी सुने होंगे। आप लोग सुने हो ना सुने, मैं तो बहुत अच्छे से सुने हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि बिना ऑक्सीजन के आप आग को नहीं जला सकते हो, ठीक है। अगर ये देखना है क्या है तो इस तरीके से कैंडल जला लो और कैंडल जला करके ऐसे गिलास ढक दो,
ठीक है, किसी फर्श पे, जमीन पे, बराबर इस सरफेस पे, ठीक है। और थोड़ी देर बाद गिलास उठाओगे, कैंडल क्या होगा, नीचे बुझा मिलेगा। ये नहीं कि गिलास से यहाँ टच कर गया तब बुझ गया, आप इतना बड़ा सा वो लगाओ कि टच ना करे। और फिर देखना क्यों, क्योंकि वहां ऑक्सीजन नहीं पहुंचा। और जहां ऑक्सीजन नहीं रहेगा वहां आग बुझनी ही बुझनी है, ठीक है। तो क्या होगा, जब आग ना पकड़े ना, कहते हैं थोड़ा सा खोद दो, हवा लग जाएगा, जल जाएगा, ठीक है। तो आप ये बहुत अच्छे से समझ गए कि ऑक्सीजन क्या है, एक ज्वलनशील गैस है, जबकि नाइट्रोजन क्या है, कूल गैस है, यानी ठंडी गैस है। चलो इसका एक्सप्लेन मैं पढ़ दूं। वायु में नाइट्रोजन ऑक्सीजन को पतला कर देता है, क्योंकि ऑक्सीजन शुद्ध रूप से अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। वायु में नाइट्रोजन 78% होता है, ठीक। 97 का आंसर कर दो। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है, सोडियम, सल्फर, पोटेशियम, लोहा। आप बता दो क्या होगा। आप आंसर कर रहे हो मैम, पोटेशियम हो जाएगा। क्या होगा, अगर सोडियम पोटेशियम दोनों दिया हो तो आप आंसर पोटेशियम को करोगे। मैं हमेशा कंफ्यूज रहती थी कि हृदय के लिए सोडियम होता है। नो, हृदय के लिए सोडियम होता है, एकदम होता है, लेकिन नियंत्रित करने के लिए कौन होगा, पोटेशियम होगा। इस चीज को आप पकड़ करके रखिएगा। नियंत्रित करने के लिए कौन करेगा, पोटेशियम करेगा। पोटेशियम की उपस्थिति शरीर में कोशिकाओं के अंदर द्रव, मांसपेशियों तथा लाल रक्त कणिकाओं में होती है, जो मांसपेशियों के संकुचन में हृदय की धड़कन को कंट्रोल करती है तथा नाड़ी ऊतकों की संवेदन शक्ति बनाए रखने में वह पानी के संतुलन में सहायक होता है, ठीक है। आप लोग ये भी बता दो, 1 मिनट में हमारा हृदय कितनी बार धड़कता है। बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन, लेकिन फिर भी मैं पूछूंगी। 1 मिनट में कितनी बार हम सांस लेते, ये भी आप बता दो, मैं ये भी पूछूंगी। क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर कर दो। निम्नलिखित में से कौन सा तटस्थ रंग है। ऑप्शन ए ब्लैक, ऑप्शन बी रेड, ऑप्शन सी ग्रीन, ऑप्शन डी येलो। 98 का आंसर कर दो आप, क्या होगा। ओ बड़ा मैसेज आएगा। 98 का आप आंसर कर दो, क्या होगा। तो आप कर रहे हो मैम, 98 का आंसर हो जाएगा ए। तटस्थ कलर को हम क्या कहते हैं, ब्लैक कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लैक कहते हैं। रंग की कुल रंगतें मुख्यतः 3 मानी जाती हैं, जो क्रमशः लाल, नीला और पीला है। लेकिन काला और सफेद को तटस्थ रंग माना गया है, ठीक है। क्या माना गया है, तटस्थ और रंग माना गया है। 99 का आंसर करते हैं। सबसे अधिक आर्द्रता अवशोषक का गुण होता है। ऑप्शन है सूती में, ऊनी में, रेयान में, रेयानो लिख रहा है, ठीक। और क्या है, रेशम, रेशे में, रेयारून लिख रहा है। चलो आप आंसर कर दो कि इसमें से सबसे ज्यादा अगर ऑब्जर्वेंसी का गुण होगा, ऑब्जर्व कोई करेगा, तो कौन करेगा, सूती करेगा यानी कॉटन करेगा। सूती कैसा यानी कॉटन कैसा फाइबर सीड है, बास्ट है, आप लोग ये भी बता दो। इसका एक्सप्लेन पढ़ने वाला नहीं, वही चीजें हैं। आप बता रहे हो मैम, क्या है, सीड फाइबर है। सीड फाइबर कौन कौन से होते हैं, आप 2 का नाम बता दो। दोनों होता है, दोनों का नाम बता दो। बहुत अच्छा, कापोक एंड कॉटन, ठीक है। 100 का आंसर कर दे। निम्न में से कौन सा विटामिन बांझपन विरोधी विटामिन होता है, यानी एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। उस विटामिन को हम क्या कहेंगे, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन, ठीक है। ऑप्शन ए विटामिन के, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन ई, ऑप्शन डी विटामिन बी। एंटी स्टेरिलिटी विटामिन किसे कहते हैं, आप बता दो आंसर क्या होगा। तो एंटी स्टेरिलिटी विटामिन हो जाएगा विटामिन ई। क्या होगा, विटामिन ई। अब आप इन चारों में से आंसर करिएगा, इन चारों में से ही, ठीक है। मैं यहीं से प्रश्न पूछूंगी, आप बताइए, विकल्प यही रहेगा, आप आंसर देते रहिएगा। एंटी ब्लड क्लॉटिंग विटामिन किसे कहते हैं, एंटी ब्लड क्लॉटिंग विटामिन किसे कहते हैं। तो आप बता रहे हो मैं, विटामिन के, वेरी गुड। एंटी स्कर्वी विटामिन किसे कहते हैं, एंटी स्कर्वी विटामिन सी, वेरी गुड। एंटी बेरी बेरी विटामिन किसे कहते हैं, तो आप कह रहे हो मैं, विटामिन बी। ऐसे भी प्रश्न बनते हैं, ठीक है, ऐसे भी प्रश्न बनते हैं, ठीक है। फिलहाल इसका आंसर आप लोग जान गए। विटामिन ई की कमी के कारण कई प्रकार की बीमारियां जन्म लेती हैं। इनमें प्रमुख रूप से प्रजनन अंग ठीक तरह से कार्य नहीं करते हैं, स्त्रियों में भ्रूण गर्भावस्था में ही मर जाते हैं, यानी बच्चा क्या होता है, गर्भावस्था में ही मर जाता है, तथा पुरुषों में शुक्राणु कोशिकाओं में ही नष्ट हो जाते हैं। अतः बांझपन जैसी बीमारी महिलाओं में आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 101 का आंसर कर दें। स्टेपल तंतु का उदाहरण है, क्या है। ऑप्शन ए सिल्क है, ऑप्शन बी जूट है, ऑप्शन सी डेफ्रॉन है, ऑप्शन डी नायलॉन है। स्टेपल तंतु क्या है, स्टेपल मतलब छोटा, फिलामेंट मतलब
बड़ा। अब आप बता दो। तो डेक्रान और नायलॉन तो स्टेपल होंगे ही नहीं। क्यों नहीं होंगे मैम? डेक्रान और नायलॉन तो मैन मेड है ना, तो इन्हें तो हम जितना लंबा चाहे उतना लंबा कर देंगे। ये तो मेरे हाथ में है, कहते हैं ना, ये तो मेरे हाथ में, मैं जो चाहूँ वो कर दो। तो ये दोनों तो होंगे नहीं। रेशम आप जानते हो फिलामेंट होता है प्राकृतिक, उसमें एकमात्र केवल कौन फिलामेंट है? ये केवल सिल्क फिलामेंट है। तो और जूट, इसमें से एक आंसर बच रहा है, तो जूट क्या हो जाएगा? स्टेपल फाइबर होगा। ऐसे आंख खोल करके क्वेश्चन किया जाता है, ठीक है। अपने इर्द गिर्द चारों विकल्प को देख लो कि छाट करके ऑप्शन एलिमिनेट करके हम छोटा कर सकते हैं कि नहीं। आज हमें 4 लोगों से लड़ना है, एक बात बता रही हूँ मैं, ठीक। आप लोग मेरे सामने 4 लोग, मुझे आप 4 से फाइट करनी है। तो पहले मैं देखूंगी कि मैं किस पे अटैक कर सकती हूँ। ये पतला है, पहले मैं इसको मार के गिरा दूं, ठीक है। पहले मैं इस मोटे वालों को नहीं मारूंगी, ये बाद में मुझे, इसको मैं बाद में मारूंगी, ठीक है। तो क्या इस तरीके से भी क्वेश्चन करते हैं कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इसको पहले हम हटा दिए, अब बचा 2 में, अब 2 लोग रहेंगे तो 2 से हम निपट लेंगे। तो क्या ऐसे प्रश्न करते हैं, ठीक है। इसका आंसर कर दो, क्या इसका एक्सप्लेन पढ़ लें। स्टेपल तंतु लघु आकार के होते हैं। यह प्राकृतिक एवं कृत्रिम दोनों प्रकार के हो सकते हैं, जिसे इंच में नापा जाता है, ठीक है। इन्हें काट कर सूत तैयार किया जाता है। 102 का आंसर कर दें। निम्नलिखित में से कौन से दृश्य सामग्री नहीं है? नहीं है या है को आप जरूर मार्क कर लोगे। ऑप्शन है श्यामपट्ट, हम देखते हैं। पोस्टर, हम देखते हैं। फ्लैश कार्ड, चलचित्र। अब बता दो। फ्लैश कार्ड को आप देखोगे, चलचित्र क्या है? आप कह रहे हो मैम चलचित्र जो है दृश्य और शब्द है, हम देखेंगे भी और सुनेंगे भी। क्या करेंगे? देखेंगे भी और सुनेंगे भी, ठीक है। चलचित्र एक प्रकार की एनिमेशन प्रक्रिया है, जिसे डॉक्यूमेंट्री फिल्म कहा जाता है। चलचित्र को दृश्य एवं श्रव्य साधन माना जाता है। यह शिक्षा के क्षेत्र में बहुत उपयोगी होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 103 का आंसर कर दें। नवजात शिशु के लिए उपयोगी वस्त्र है। ऑप्शन ए, नए सूती व माड़ लगे होने चाहिए। ऑप्शन बी, पुराने सूती व कोमल होने चाहिए। ऑप्शन सी, कृत्रिम वस्त्र होने चाहिए। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। आप बहुत अच्छे से जानते हो, जिनके घर पे बच्चा पैदा होने वाला होता है, अगर मान लो आपको, आपके घर में कोई आपका पहला बच्चा हो, ठीक, इसके पहले आपके घर में कोई बच्चे ना हो, फिलहाल आपका बच्चा ना हो, ठीक है। आजकल तो घर में भी लोग ये सब करते हैं कि नहीं, हम किसी और के बच्चे का कपड़ा नहीं पहनाएंगे, ठीक। अगर मान लो ऐसी धारणा है कि मेरे जो भी हो, जेठ हो, उनके बच्चे हैं, उनका कपड़ा है मैं पहना, ऐसा अगर आपकी धारणा नहीं है, ठीक, तो आप क्या करोगे? आप जान रहे हो ना कि आप प्रेग्नेंट हो, बच्चा आज नहीं तो कल आएगा, ठीक। उस समय क्या करो, 2-3 महीने कपड़े आप जा करके 2-3 महीने पहले आप छोटे छोटे कॉटन के कपड़े जो भी बच्चों का हो लिया, रोज धुलो रोज फैलाओ, रोज धुलो रोज फैलाओ, ठीक। इससे क्या होगा? कपड़े पुराने हो जाएंगे और मुलायम हो जाएंगे, ठीक है। बार बार धुलने से क्या होगा? उसका नयापन, कड़ापन हट जाएगा और वो क्या हो जाएगा? सॉफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो नवजात शिशु के लिए उपयोगी वस्त्र पुराने, सूती व कोमल होने चाहिए। इसीलिए क्या है, जिनका पहला बच्चा हो तो उसका कपड़ा फेंकते नहीं कि रखे रहो, क्या है, फिर हमारा बच्चा होगा पहन लेगा, ठीक है। जिनके घर में बहुत अच्छे से तालमेल हो, मान लो उनकी उनकी देवरानी है, जेठानी है, जो भी है, तो उनका कपड़ा दे देंगे। तो ये क्या हुआ? अगर आप मतलब पहनाना चाहो तो, अगर नहीं पहनाना चाह रहे तो कपड़े खरीद लो, उन्हें धुलते रहो, फैलाते रहो, ये भी एक तरीका होता है, ठीक है। भले कोई पहने ना पहने, उसे डेली हमें धुलना है, ठीक। चलो एक्सप्लेन नहीं करेंगे। 104 का, 104 कह रहे थे, मैं भी बहुत अच्छा बोलती हूँ, ठीक। 104 का आंसर कर दो। आहार चिकित्सा में इनमें से किसकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण है? डॉक्टर की, डाइटिशियन की, नर्स की, गृहिणी की? आप बहुत अच्छे से जानते हो, अगर डाइटिशियन दिया है तो आहार चिकित्सा में डाइटिशियन का बहुत ही रोल। गृह विज्ञान पढ़ के भी लोग डाइटिशियन होते हैं ना, जो लोग वो कर लेते हैं क्या, केवल इसी में फूड एंड न्यूट्रिशन में कर लेते हैं वो पीएचडी, वो अच्छे जगह जाकर के डाइटिशियन होते हैं। होटलों एवं अस्पतालों में आहार चिकित्सकों यानी डाइटिशियन की नियुक्ति किया जाता है। होटलों में इनकी नियुक्ति ग्राहकों के लिए उपयुक्त खाद्य पदार्थों को लागू करने हेतु होती है। अस्पतालों में इनकी नियुक्ति खाद्य पदार्थों से होने वाले बीमारी का इलाज करने के लिए किया जाता है, ठीक है। ठीक। इतना फोन आ रहा है, काटो तब भी फोन आ जाता है। लोन लेने के लिए फोन आ रहा है। 105 का आंसर करते हैं। विकास का क्रम है। ऑप्शन ए, धड़ पैर गर्दन सिर मुख, मुख गर्दन धड़ पैर सिर। ऑप्शन सी, सिर मुख गर्दन धड़ पैर। ऑप्शन डी में से कोई नहीं। पहले क्या होगा? पहले सिर का विकास होगा, ठीक। फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? सिर के बाद क्या होगा?
आप आंसर कर दो। सिर के बाद क्या होगा? तो आप कह रहे हो मैम सिर के बाद क्या होगा? मुख होगा। ठीक, सिर के नीचे क्या होगा? पहले यहाँ विकास हो गया, ठीक, फिर क्या हो गया? नीचे मुख का यहाँ आंख हो गया, इसका विकास हो गया, ठीक है। फिर क्या हो गया? फिर गर्दन का विकास हो गया। किसका? ये भैंगी है क्या? देखो इधर देख रहा है, ठीक। क्या हो गया? फिर गर्दन का विकास हो गया, ठीक है। फिर गर्दन के बाद क्या होगा? फिर धड़ का विकास हो गया, ठीक है। कैसा हो गया? धड़ का विकास हो गया, ठीक है। धड़ के बाद क्या हो जाएगा? फिर नीचे पैर का विकास हो जाएगा, ठीक है। इधर से नीचे पैर और हो गया, जो भी आप लोग समझ लेंगे, ठीक। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा सी। क्या होगा? सी होगा, ठीक है। विकास एकदम एक क्या होता है? क्रमिक होता है, नियम के अनुसार होता है। ये नहीं कि पहले सिर का हुआ फिर लास्ट में पैर का हो गया, दूसरे नंबर पे पैर का, ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। बच्चे का विकास पहले हम लोग क्या है, बच्चे को हम लोग क ख ग घ सिखाते हैं, पहले गोली बनाना सिखाते हैं, फिर डंडी लगाओ, फिर ऐसे करो, फिर ऐसे करो। डायरेक्ट हम लोग अंग तो नहीं सिखा दिए, ज्ञ तो नहीं सिखा दिए, क्यों? क्या सिखा दिए? पहले पहले गोली बनाओ, पहले जीरो बनाना सीखते हैं हम लोग, सिखाते यही करते हैं ना। तो सब क्या है, सब नियम से होता है, ठीक। बच्चे का विकास नियमानुसार क्रमिक तरीके से होता है, जिसमें पहले सिर का, उसके बाद क्रमिक विकास, फिर सिर, गर्दन, धड़, उसके बाद पैर का विकास होता है। तो छह का आंसर कर दो। रग प्रकार है, रग क्या है? रग, रंग ने रग। ऑप्शन ए दीवार बिछावन, फर्श बिछावन, छत बिछावन, उपयुक्त सभी। आप बहुत अच्छे से जानते हो रग क्या है। तो रग क्या है? फर्श बिछावन। कई बार आप लोग पीवाईक्यू में सॉल्व भी किए होंगे। जमीन पर बिछाने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे बिछावन कहते हैं। रग एक प्रकार का है, एक ऐसा प्रकार है जो फर्श के बिछावन के अंतर्गत आता है। आप लाइक क्या कह सकते हो? कारपेट वगैरह, ठीक है, कालीन या कारपेट टाइप कह सकते हैं। 107 का आंसर कर दो फटाफट, आप लोग आंसर कर दे, अब तो आप लोग का हो ही गया है। वसा अघुलनशील है, वसा अघुलनशील पूछ रहा, घुलनशील नहीं। वसा अघुलनशील है। ऑप्शन ए ईथर में, ऑप्शन बी पानी में, ऑप्शन सी कार्बन टेट्राक्लोराइड में, ऑप्शन डी क्लोराइड में। यहाँ आप देख लीजिएगा कि पानी जो है अघुलनशील, और वसा जो है पानी में अघुलनशील होगा। आप तेल में लेकर के घी फेंटो, तेल फेंटो, कभी होगा? कभी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर पूछ दे वसा घुलनशील होता है, तो वसा किसमें घुलनशील होगा? और यहाँ हम दे दें इनमें से सभी, तो ये आंसर हो जाएगा इनमें से सभी वाला, ठीक है। कि वसा पानी में भी घुलेगा, अरे सॉरी, ईथर में भी, कार्बन टेट्राक्लोराइड में और क्लोराइड में, ठीक है। तो अघुलनशील किसमें है? पानी में है, ठीक है। यहाँ देख लो, वसा पानी में अघुलनशील होता है, वसा में हाइड्रोजन बंध अनुपस्थित होता है, तथा वसा का अंतिम सिरा हाइड्रोफोबिक होता है। कैसा होगा? लास्ट वाला सिरा जो होगा हाइड्रोफोबिक होगा, जल से डरता है। फोबिक मतलब डर लगना, यानी वाटर से डर लगता है इसे, जिसके कारण वसा के अणु जल के अणु से भली भांति इंट्रैक्ट नहीं हो पाते, फलस्वरूप वसा जल में अघुलनशील होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 108 का आंसर कर दो। अनौपचारिक शिक्षा है, संगठित होती है, व्यवस्थित होती है, अत्यधिक संस्थानिक होती है। ऑप्शन डी शैक्षणिक गतिविधि है। क्या होगा? इसका कूट है, कूट से आपको आंसर करना है। मैं छोटा करते रही हूँ, चलो यहाँ पे आप करने का कोई मतलब नहीं, यहाँ पे गलत दिया हुआ, आयोग ने इस विकल्प को गलत कर दिया है। फिलहाल देख लो, अनौपचारिक शिक्षा मुक्त शिक्षा है, अतः इसमें विद्यालय जैसे प्रतिबंध, शिक्षण विधि, शिक्षक, परीक्षा, पाठ्यक्रम, समय तालिका आदि स्थान आज नहीं होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप प्रश्न चाहे तो पढ़ सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पे देख लो आप, अनौपचारिक शिक्षा क्या संगठित होती है? तो नहीं। व्यवस्थित होती है? ये भी नहीं है। अत्यधिक संस्थानिक होती, ये भी नहीं है। शैक्षणिक गतिविधियां होती, ये भी नहीं है। तो इसके मतलब सही कह दिया क्या? अनौपचारिक शिक्षा क्या संगठित है, जब मन किया तब पढ़ा दिए। व्यवस्थित होती नहीं, व्यावहारिक होती तो होता, ठीक। अत्यधिक संस्थानिक, संस्थानिक तो बिल्कुल भी नहीं होता है। शैक्षणिक गतिविधि होती, ये भी नहीं होता है। क्यों? हम सही बताए कि नहीं? फिलहाल आप लोग उसको देख लेना 108 को। 109 का आंसर कर दो। गर्भवती माँ को कब्ज की शिकायत ना हो, उसे हम क्या देंगे? ऑप्शन ए वसा युक्त भोजन कराना, अधिक प्रोटीन युक्त भोजन कराना, छिलकेदार दालें, हरी सब्जी खाना। ऑप्शन डी अधिक कार्बोज युक्त भोजन करना। आपको आंसर तो दिख गया होगा कि मैम आंसर तो सी ही होगा, क्योंकि छिलकेदार चीज कह दिया, हरी सब्जी कह दिया, ठीक है। सैलेड वगैरह खाना चाहिए, जितना हो सके छिलके वाली सब्जी वगैरह खानी चाहिए। तो ये सब चीजें करने से क्या होगा? ये सारी चीजें सही हो जाती हैं, ठीक है। गर्भवती महिलाओं को खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उन्हें खाद्य पदार्थों को ठीक तरीके से पचाने के लिए टहलना चाहिए, लाभदायक होता है।
उनके खाने में छिलकेदार एवं हरी सब्जी तथा दालों का सेवन अधिक होना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर कर दो आप लोग। भारत के किस राज्य में वायु प्रदूषण का स्तर सबसे अधिक है? आप जानते हो अभी ठंडी आ रही है, जैसे ही धान खेत से काट लिया जाएगा, जैसे पैडी घर पे आ जाएगा, दिल्ली वाले क्या कहते हैं, हरियाणा वाले ने क्या कर दिया, पराली जला दिया। ठीक है, अपने खेत में जो गेहूं और धान कट जाने के बाद जो डंठल बचती है उसे हम क्या कहते हैं, पराली कहते हैं। और उसे ही डंठल को जब खेत में धान कट जाने के बाद चावल घर पे आ जाता है, गेहूं चावल या गेहूं जो भी जिस समय सीजन होता है, उसके बाद डंठल में क्या होती है, आग लगा दिया जाता है। वो क्या होता है, जलने लगता है, धुआं देने लगता है। फिर कहते हैं हरियाणा वाले दिल्ली पे आरोप लगाते हैं, दिल्ली वाले हरियाणा पे। ये क्या हो गया, उन लोगों ने जलाया और हमारे यहाँ धुआं आ गया तो हो जाएगा दिल्ली। ठीक है, सबसे अधिक प्रभाव वहां पे क्या होता है, दिल्ली में फिर एक से एक नियम लगने लगेगा। ऑड और इवन गाड़ी चलेंगी, पहले जिनका 2 4 6 लास्ट में उनकी वो गाड़ियां आज चलेंगी। फिर 1 2 1 3 4 1 3 5 वाली गाड़ियां चलेंगी। तरह तरह के उपाय दिल्ली गवर्नमेंट करती है प्रदूषण को कम करने के लिए। ठीक है, फिर क्या होगा, कृत्रिम बारिश कराई जाएगी। आप लोग बता दो कृत्रिम बारिश किसकी वजह से होता है, क्या वो होता है जो छिड़का जाता है, कौन सा रसायन होता है, केमिकल होता है जिससे कृत्रिम बारिश होती है, आप लोग बता दो। लास्ट में मैं आंसर दूंगी 11 वाला कराने के बाद। दिए गए विकल्पों में से भारत की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर सर्वाधिक है, जबकि वर्तमान 2017 में भारत का सर्वाधिक वायु प्रदूषित शहर ग्वालियर यानी एमपी में है, जहां पे वहां वो रहती हैं कौन, भारती जी। तथा पूरे विश्व में इस दृष्टि से जाबोल यानी ईरान शीर्ष पर है। 2017 के अकॉर्डिंग बता, राज के अकॉर्डिंग नहीं। आप लोग इसका आंसर कर दो। आप लोग बताए नहीं, सिल्वर नाइट्रेट जो होता है उससे कृत्रिम बारिश कराई जाती है। आप लोग बताना मैंने सही बताया कि गलत। सिल्वर आयोडेट होगा कि सिल्वर नाइट्रेट होगा, दोनों में से आंसर आप लोग बताओ। सिल्वर आयोडेट कि सिल्वर नाइट्रेट, दोनों आंसर में से बताओ कौन सा राइट है। 111 का आंसर कर दो। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स घुलनशील है, किसमें घुलनशील है? ऑप्शन ए जल में, ऑप्शन बी वसा में, ऑप्शन सी मरकरी यानी पारा में, ऑप्शन डी सल्फर में। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो मैम कि विटामिन बी हो गया और सी हो गया, ये दोनों कहाँ घुलते हैं, वो पानी में यानी वाटर में। ठीक है, कहाँ, पानी में यानी वाटर सॉल्वेंट होते हैं। ठीक है, और फैट सॉल्वेंट विटामिन कौन कौन से हैं? अगर में ए हो गया, डी हो गया, ई हो गया एंड ए हो गया। ठीक है, ये क्या है, वसा घुलनशील विटामिन होते हैं। ठीक, एक्सप्लेन नहीं करूंगी। 112 का आंसर बता दो। 1 ग्राम वसा देता है, क्या बढ़िया आंसर दिया गया है। आप लोग 1 ग्राम प्रोटीन का बता दो, 1 ग्राम सीएचओ का बता दो। यहाँ आप लोगों का आंसर है, यहाँ मैं बता रही हूँ। ऑप्शन ए 0.009 कैलोरी, ऑप्शन बी 0.9 कैलोरी, ऑप्शन सी 0.9 कैलोरी, ऑप्शन डी 9 कैलोरी। अगर जो भांग खाए होगा, ठीक है, वो आकर के धड़ से एसएससी वाला लगाएगा, अरे इतना इजी प्रश्न आ गया, और ये पॉइंट का मतलब उसको क्या लगेगा, तो ये ऐसे ही रहा होगा। ठीक है, ऐसे ही पेन टपक गया होगा आयोग का। ठीक है, कि एक ऐसे ही पेन ऐसे रख दिया होगा, बस लग गया, वो पेन नहीं रख दिया, तुम्हारा 4 नंबर काट लिया, समझे। तो क्या हो गया, इसका आंसर डी हो गया। जब बहुत इजी क्वेश्चन हो ना, वहां आपको बहुत अपने आप को टटोलना होता है, क्यों, हमारे अंदर से जो भड़क रहा है सही है कि गलत है। बहुत इजी क्वेश्चन ही आपको जमीन पे ला करके गिरा देता है यूं धड़ाम से। ठीक है, तो इसको आप बहुत ध्यान से देखोगे। फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा 4.2, इसका भी हो जाएगा 4.1 या 2 जो भी होता है। ठीक है, इधर आप लोग देख लो, एक्सप्लेन में पढ़ा दूं क्या। वसा ऊर्जा का मुख्य साधन है, भोज्य पदार्थों में वसा ऊर्जा का सबसे अधिक सांद्रित रूप है। कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन की अपेक्षा वसा दुगने से भी अधिक ऊर्जा देता है। वसा का 1 ग्राम 9 किलो एनर्जी देता है। ठीक, इसका आंसर कर दो आप लोग, क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्री प्रजनन अंगों में नहीं आता है? ऑप्शन ए प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन बी डिम्ब वाहिनियां, ऑप्शन सी गर्भाशय, ऑप्शन डी डिम्ड ग्रंथियां, ऑप्शन डी डिम्ड वाहिनी। क्या आंसर हो जाएगा, आप आंसर कर दें। आंसर क्या हो जाएगा, आप आंसर कर रहे हो मैं, जो प्रोजेस्टेरॉन होता है ये क्या होगा, स्त्री प्रजनन अंग नहीं है, बल्कि क्या है, प्रोजेस्टेरॉन एक हार्मोन होता है। क्या होगा, हार्मोन होता है। ठीक है, इसका एक्सप्लेन पढ़ लो। प्रोजेस्टेरॉन स्त्री का प्रजनन अंग नहीं है, बल्कि एक प्रकार का हार्मोन है जो महिलाओं में पाया जाता है, जिसे गर्भावस्था हार्मोन भी कहते हैं। यह अन्य सभी विकल्पों में दिए गए अंग स्त्री प्रजनन अंग हैं। इसका आंसर कर दो। कौन निम्न में से कौन प्रबंधन का कार्य है, अधिक्रम,
नव प्रवर्तन, पहल, कार्य का विभाजन। आप बहुत अच्छे से जानते हो, गृह प्रबंधन प्रबंधन का मतलब ही हो गया कार्य का विभाजन। घर के काम का बंटवारा हो, वो कैसे हो, व्यक्ति की क्षमता के अनुसार हो, रुचि के अनुसार हो। यानी हमारी इंटरेस्ट किस में है, हम बढ़िया से घर में कपड़ा प्रेस कर लेते हैं, आपको घर के सारे कपड़ा दे दिए जाए। हमें खाना बनाने में बहुत इंटरेस्ट है, उनको उनको खाना के लिए दे दिया गया। उन्हें सब्जी काटने में बहुत अच्छा इंटरेस्ट है, खाना काट सब्जी काटने के लिए क्या है, उनके रुचि के हिसाब से, उनकी क्षमता के एक छोटा सा बच्चा है, आप उससे बस इतना कह सकते हो कि ठीक है ये बर्तन मैं धुल करके रख लूं, आप चम्मच को लगा दो स्टैंड में, ठीक है, प्लेट को प्लेट स्टैंड में। ये क्या है, बस उसके क्या है, उसकी क्षमता का, भाई छोटा बच्चा है ना, उसकी क्षमता के हिसाब से। तो ये सब देख करके भी हमें कार्य का विभाजन करना चाहिए। ठीक, पहला मानव निर्मित रेशा है, ऑप्शन ए आर्लॉन है, ऑप्शन बी रेयान है, ऑप्शन सी डेक्रान है, ऑप्शन डी नायलॉन है। जो भी है आप लोग पढ़ लो। तो आप आंसर कर रहे हो मैम सी, रेयान हो जाएगा। क्या होगा, रेयान हो जाएगा। ठीक है, इधर आ जाओ, यही पेज का लास्ट होना चाहिए। इसका आंसर कर दो। क्षय रोग से ग्रसित व्यक्ति का आहार होना चाहिए। क्षय रोग यानी टीबी, इसमें कौन सी वैक्सीन लगती है, ये लोग आप लोग बता दो। ऑप्शन ए अत्यधिक प्रोटीन और अधिक कैलोरी युक्त, ऑप्शन बी अत्यधिक अधिक प्रोटीन और कम कैलोरी युक्त, ऑप्शन सी कम प्रोटीन और कम कैलोरी युक्त, ऑप्शन डी कम प्रोटीन और अधिक कैलोरी युक्त। आप आंसर कर रहे हो मैम क्षय रोग यानी टीबी होगा, तो बहुत अधिक क्या होगा, व्यक्ति कमजोर हो जाएगा बहुत, क्योंकि टीबी जो है लंबे लंबे समय तक व्यक्ति के उसमें लगा रहता है। तो इसमें क्या हो जाएगा मैम, अधिक प्रोटीन होगा और अधिक कैलोरी होगी, कम कुछ नहीं होगा। ठीक है, अधिक प्रोटीन होगी, अधिक क्या होगा, कैलोरी होगा। यहाँ एक्सप्लेन पढ़ लें। क्षय रोग से ग्रसित व्यक्ति को हमेशा हल्का बुखार रहता है, इसके कारण उनमें ऊर्जा की हानि सामान्य व्यक्ति से अधिक होती है। इसलिए क्षय रोग से ग्रसित व्यक्ति को अधिक प्रोटीन तथा अधिक कैलोरी युक्त भोजन देना चाहिए। ठीक है, 17 का आंसर कर दो, 117 का। क्षय रोग से बचाव के लिए निम्न टीका लगवाया जाना चाहिए। टीबी से, अभी मैंने ऊपर जो पूछा, ऑप्शन ए। अच्छा बताओ, एमएमआर का वैक्सीन किस में लगाते हैं, डीपीटी का किस किस से बीमारी से बचाव के लिए बताते हैं, हेपेटाइटिस होता है तो कौन सा अंग ग्रसित होगा, बीसीजी का टीका किस में लगाते हैं। तो इसका आंसर तो चलो हम मान लिए बीसीजी का टीका क्षय रोग में लगाते हैं, लेकिन इन तीन का आंसर मुझे आपसे चाहिए, इन तीन का आंसर मुझे आपसे चाहिए। मैं टाइम भी दे रही हूँ, आप मुझे आंसर कर दो। वेरी गुड, एमएमआर का टीका लगाते हैं 9 माह की आयु में। ठीक है, खसरे का टीका जो हो गया, एमएमआर का फुल फॉर्म हो गया मॉप्स, मीजल्स मॉप्स एंड रूबेला। क्या हो गया, मीजल्स मॉप्स एंड रूबेला। ठीक है, खसरे में एमएमआर का टीका लगाते हैं। डीपीटी का फुल फॉर्म होगा डिप्थीरिया परट्यूटिस टिटनेस। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर, आप लोग आंसर करते हो, मेरा दिल एकदम गदगद हो जाता है। किस रोग से सुरक्षा के लिए बचाते हैं, तो 3 रोग से सुरक्षा के लिए। ठीक है, हेपेटाइटिस होता है तो कौन सा अंग प्रभावित होता है, इसका भी आंसर दे दो आप लोग। हेपेटाइटिस होता है तो कौन सा अंग हमारा इफेक्टेड होता है, तो आप कह रहे हो मैम हमारा इफेक्टेड होगा, डिफेक्टेड, इफेक्टेड ही होता है ना, कि कौन सा अंग इफेक्टेड होगा, तो आप बता रहे हो मैम हेपेटाइटिस से लीवर होता है। ठीक है, क्या होगा, लीवर होता है। हेपेटाइटिस होने के बाद ही क्या होता है, जॉन्डिस हो जाता है, पीलिया हो जाता है। ठीक है, क्षय रोग ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु द्वारा होता है। क्षय रोग से, क्षय रोग कैसा है, बैक्टीरिया जनित होने वाला रोग यानी जीवाणु जनित रोग है। ठीक है, बीसीजी का टीका शिशु के जन्म के 24 घंटे के अंदर लगा देना चाहिए। लेटी के अंतर्गत आते हैं, लेटी क्या है, संतुलन रेखा आकार, तौलिया कपास जूट, बिब नाइट गाउन डायपर, और डी ऊन नायलॉन शीश रेशा। क्या होगा, ये लेटी क्या है, आप बता दे ये लेटी क्या है। आप आंसर कर रहे हो मैम, लेटी जो होगा, तौलिया है, कपास है और जूट है। क्या होगा, तौलिया कपास और जूट होगा। ठीक है, इसका आंसर कर दो। किस लेटी के अंतर्गत बीब नाइट गाउन डायपर आदि को शामिल किया गया, क्यों, यहाँ तो आंसर कुछ और दे रहा है, कुछ और दे रहा है। लेटी के अंतर्गत बीब नाइट गाउन तथा डायपर इत्यादि को शामिल किया गया, इसको देखिएगा, यहाँ तो बी दे रहा है, क्यों, ये ना होकर के डी होना चाहिए क्या। क्वेश्चन नंबर 19 का 100 करते हैं, अरे 19 का 100 कह रहे हैं, हम भी ना कुछ भी बोलते हैं। 119 का आंसर कर दें। किस वानस्पतिक स्रोत से बुलेटिन प्राप्त होता है, ऑप्शन ए सोया, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी मक्का, ऑप्शन डी गेहूं। मक्के के प्रोटीन को क्या कहते हैं, आप लोग बता दो। तो आप कह रहे हो मैम गेहूं के प्रोटीन को हम ग्लूटीन कहते हैं। ग्लूटीन डाइट किस रोगी को नहीं देते हैं, आप ये भी बता दो। आप बता रहे हो मैम जिन नामक जो प्रोटीन होता है
मक्के का होता है। वेरी गुड। ग्लूटीन डाइट किसे वर्जित है? सीलियक रोगी को। किसको? सीलियक रोगी को। गुड। बहुत अच्छा आंसर आप लोग कर रहे हैं। एकीकृत बाल विकास योजना कब शुरू हुआ? एकीकृत का इंग्लिश में नाम बता दो आप लोग, क्या है? एकीकृत बाल विकास योजना कब शुरू हुआ? डेट भी बता दो कोई। ऑप्शन ए 1975, ऑप्शन बी 70, यहाँ देखो गलत है, 1965 होना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक है। ऑप्शन सी 1977, ऑप्शन डी 1948। तो आप आंसर कर रहे हो मैम 2 अक्टूबर 1975। फुल फॉर्म इसका इंग्लिश है आईसीडीएस। आईसीडीएस इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। गुड, वेरी गुड। आप बहुत अच्छा आंसर कर रहे हो। एक्सप्लेन तो मैंने पढ़ा दिया, यहाँ आंसर आप लोग दे दो। कोटजिन के अनुसार गृह प्रबंध एक है। ऑप्शन ए शारीरिक विज्ञान, प्रयोगात्मक विज्ञान, प्रयोगात्मक विज्ञान और क्या है? सैद्धांतिक विज्ञान। उपरोक्त सभी। तो आप बहुत अच्छे से जान रहे हो। कोटजिन के अनुसार गृह प्रबंध एक प्रायोगिक विज्ञान है। गृह प्रबंध में बांध की संज्ञा गृह प्रबंध को किसने दिया? उनका नाम बता दो। एक्शन ऑफ साइकिल किसने कहा? यानी क्रियाओं का चक्र किसने कह दिया? ACTION, एक्शन ऑफ साइकिल किसने कह दिया? यानी क्रियाओं का चक्र। तो आप कहोगे बांध की संज्ञा तो देवदास ने दे दी। किसने? राजमल पी देवदास ने। ठीक। और एक्शन ऑफ साइकिल यानी क्रियाओं का चक्र किसने कह दिया? लिचफील्ड ने कह दिया। किसने? लिचफील्ड ने कह दिया। ठीक है, मैं इस तरीके से करके आप लोग को परिभाषा याद कराऊंगी, आप लोग परेशान ना हो। मेरे पास समय नहीं मिल पा रहा, मैं क्या करूं। 122 का आंसर कर दो। परिवार कल्याण कार्यक्रम आरंभ हुआ। ऑप्शन ए 1976 में, ऑप्शन बी 1977 में, ऑप्शन सी 1980 में, ऑप्शन डी 1984 में। 122 का क्या आंसर होगा? तो आप बहुत अच्छे से जान रहे हो कि परिवार कल्याण कार्यक्रम जो शुरू हुआ कब हुआ। आप लोग आंसर कर रहे हो कि मैम इसका आंसर तो इसमें दिया नहीं है। 1952 में हुआ था। कब हुआ था? 1952 में। भारत में परिवार कल्याण कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 1952 में हुआ, जिसका उद्देश्य देश की अर्थव्यवस्था की आवश्यकता के अनुरूप स्तर पर जनसंख्या नियंत्रित करने हेतु आवश्यक सीमा तक जन जन्म दर होगा, जन्म दर में कमी लाना है। नोट, आयोग इसमें गलत माना, गलत मानेगा ही जब अपनी करनी है तो। जल शुद्धिकरण की रासायनिक विधियों में क्लोरीन के किस रूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है? क्लोरोमाइन, क्लोरीन गैस, ब्लीचिंग पाउडर, इनमें से कोई नहीं। बहुत अच्छा आंसर है, प्रश्न है। तो आप कह रहे हो मैम क्लोरोमाइन को क्या है? सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ठीक है, क्लोरीन क्या है? जल को शुद्ध करने के लिए रासायनिक पदार्थ क्लोरीन के रूप में क्लोरोमाइन सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसका प्रयोग कुएं के पानी को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका आंसर कर दे। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आप लोग का चल रहा है। घंटा भी आप लोग का 1 घंटा 12 मिनट हो गया। कैसे इतना लेट हो गया? पारिवारिक जीवन चक्र की अंतिम व्यवस्था है या अवस्था होनी चाहिए? अंतिम अवस्था है। विस्तृत परिवार, संकुचित परिवार, प्रारंभिक परिवार, इनमें से कोई नहीं। 124 का आंसर हो जाएगा। आप कहोगे मैम संकुचित परिवार होगा। क्या होगा? संकुचित परिवार होगा। ठीक है, पारिवारिक जीवन चक्र की तीसरी अंतिम अवस्था में परिवार संकुचित हो जाता है। पहले 2 लोग मिलकर लाइफ शुरू करते हैं, फिर अंदर जो भी बच्चे हों, 2 हों, 3 हों, फिर सबके शादी ब्याह हो गए, सब अपने अपने जगह चले गए, फिर क्या हुआ? हस्बैंड वाइफ अकेले बच गए। ये क्या होता है? संकुचित अवस्था होता है। ठीक है, इसका आंसर कर दो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 125 लास्ट क्वेश्चन आपका है। सुई का चयन निम्नलिखित में से क्या तय करता है? अगर मान लो हमें नीडल खरीदने जाना, हम सुई खरीदने जा रहे हैं, हम क्या देख करके लाएंगे? कि हमें फॉल लगाना है, कि हमें जींस सिलना है, कि हमें कोई नॉर्मल कपड़ा सिलना है? यही देख कर लाते हैं ना। तो ये क्या हुआ? ये कपड़े की हम किस्म देख करके खरीदने जा रहे हैं। क्या? कपड़े की किस्म देखेंगे, ना कि धागे की किस्म। ठीक है, बखिए की लंबाई, धागे कुछ नहीं। हम क्या देखेंगे? सुई हम ला रहे तो सुई क्या है? किस कपड़े में घुस जाएगी, हम ये देख करके लाएंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा? कपड़े की किस्म देख करके हम सुई लाते हैं। बस अपने सामान्य चीजें सोचो, आधे आंसर तो ऐसे ही सही हो जाने हैं। ठीक है, फिलहाल क्या है, ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब कर दें। आप लोग क्या बताओगे मुझे, क्या चाहिए, क्या मुझे वीडियो लाना है? अगर कोई बात नहीं, चलो मैं देखती हूँ जो होगा। नए लोगों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और क्लास को शेयर भी कर दो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो बहुत लंबा हो